हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी 2 अप्रैल को अर्थशास्त्र की परीक्षा है उसमें जो 5 क्वेश्चन आएंगे आपको 3-3 नंबर के, वो कैसे हल करने हैं। इसके लिए मैंने आपके लगभग 6 मॉडल टेस्ट पेपर बनाए हैं। आज हम जो है पहला मॉडल टेस्ट पेपर, जो केवल 3 अंक के प्रश्नों का है, वो करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक पर्सन में, हर एक बच्चे के पूरे 3 के 3 अंक आए। तो पहला क्वेश्चन है, व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। इसमें अंतर बताते समय हमें 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले, अध्ययन का क्षेत्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र जहां व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है, जैसे एक उपभोक्ता की आय, एक फर्म का उत्पादन। वहीं पर समष्टि अर्थशास्त्र एक समूह के रूप में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। समूह के रूप में अर्थव्यवस्था के स्तर पर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। यह तो अंतर हुआ अध्ययन के स्तर पर। दूसरा, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, उसकी जो केंद्रीय समस्या है वो कीमत निर्धारण की है। कीमत निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र की सेंट्रल प्रॉब्लम है, केंद्रीय समस्या है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या उत्पादन एवं रोजगार का जो स्तर है उसका निर्धारण करना है। तीसरा जो अंतर लेंगे हम, उसमें देखेंगे कि जो बातें, जो तथ्य व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों पर सटीक बैठते हैं, तर्कपूर्ण बैठते हैं, वो जो समूह के रूप में जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें सटीक और तर्कपूर्ण नहीं बैठते। व्यष्टि स्तर पर जो तथ्य सटीक होते हैं, तर्कपूर्ण होते हैं, वे समष्टि स्तर पर सटीक और तर्कपूर्ण नहीं होते। जैसे बचत एक उपभोक्ता के लिए, एक व्यक्ति के लिए सही होती है, लेकिन सभी व्यक्ति बचत करने लग जाएं तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर ये सभी के लिए सही नहीं होती। इस प्रकार हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के 3 अंतर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मांग के 3 निर्धारक तत्व लिखिए। अर्थात 3 ऐसी बातें लिखिए जिसके आधार पर कोई वस्तु कम या अधिक मात्रा में खरीदी जाती है। तो सबसे पहला जो तत्व है, वस्तु की अपनी स्वयं की जो कीमत है वो इस बात का निर्धारण करती है कि वह वस्तु कम मात्रा में खरीदी जाएगी या ज्यादा मात्रा में खरीदी जाएगी। यदि वस्तु की कीमत कम तो वह वस्तु अधिक मात्रा में खरीदी जाएगी। दोनों में धनात्मक, दोनों में ऋणात्मक संबंध है। दूसरा,
उपभोक्ता की आय कितनी है। उपभोक्ता की आय यदि अधिक है तो वस्तु अधिक मात्रा में खरीदी जाएगी। उपभोक्ता की आय में और वस्तु की मांगी गई मात्रा में, दोनों में सीधा संबंध है। आय अधिक तो वस्तु की मांग अधिक, आय कम तो वस्तु की मांग कम। और तीसरा तत्व हम ले लेंगे उपभोक्ता की रुचि फैशन और प्राथमिकता। जिस वस्तु में उपभोक्ता की रुचि होती है, जो वस्तु प्रचलन में होती है, फैशन में होती है, उसे उपभोक्ता अधिक खरीदता है। जिसमें रुचि कम होती है, जो फैशन में नहीं होती, उसे उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदता है। इसी प्रकार यदि भविष्य में वस्तुओं की कीमत बढ़ने की संभावना है तो उसके आधार पर भी वर्तमान में वो अधिक मात्रा में खरीदेगा। हमें 4 याद रखने हैं ताकि पेपर में 3 लिखते समय हमारे को कोई दिक्कत न आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, नियमित तालिका को पूरा करें। लेबर की इकाइयां दी हुई हैं, कुल उत्पाद दिया हुआ है। हम जो है यहाँ पर सूत्र लिख लेंगे। औसत उत्पाद हमने निकालना है, सीमांत उत्पाद भी हमने निकालना है। तो औसत उत्पाद का सूत्र हम पहले ही लिख लेंगे। कुल उत्पाद भाग में परिवर्तनशील साधन की इकाई जो यहाँ पर श्रमिक है, और सीमांत उत्पादन का सूत्र भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। कुल उत्पादन जो n इकाई का है, उसमें से n-1 इकाई का कुल उत्पादन घटा देंगे। तो सबसे पहले औसत उत्पाद, कुल उत्पाद 50 है, लेबर 1, 50 भाग में 1 बराबर है 50। कुल उत्पाद 90, लेबर 2, 45। इसी प्रकार से आगे 120 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 40, और आगे 140 भाग में 4 35। इस प्रकार से हमने कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग करते चले गए, औसत उत्पाद मिल गया। अब सीमांत उत्पाद निकालने के लिए जो सबसे पहले कुल उत्पाद है वही सीमांत उत्पाद है। इससे आगे 90 में से 50 घटाएंगे 40, 120 में से 90 घटाएंगे 30, और 140 में से 120 घटाएंगे 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, वस्तु विनिमय प्रणाली की 3 कठिनाइयां बताइए। अर्थात एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर मुद्रा नहीं है, वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली दिक्कत तो आती है कि जो 2 व्यक्तियों के बीच 2 वस्तुओं का लेन देन होता है, उन दोनों को एक दूसरे की वस्तु की जरूरत होनी चाहिए। यदि उन्हें दोनों को एक दूसरे की वस्तु की जरूरत नहीं है तो उनके बीच में लेन देन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो आवश्यकताओं के
दोहरे संयोग की कठिनाई। दूसरा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें समस्या आती है कि जो वस्तु का मूल्य मापा जाता है वो किस रूप में मापें। जैसे आज के समय हम आपसे पूछें भी आपकी कार की कीमत कितनी है, आप कहोगे 10 लाख रुपए। बहुत आसान है। और यदि मुद्रा ना हो, आप कहेंगे कि हमारी कार की कीमत है 10 घोड़े या 50 भैंस या 1000 बकरी। बड़ा अटपटा सा लगता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में ये बहुत बड़ी समस्या है। और तीसरी कठिनाई है जो धन है, इसके संचय में, धन के या मूल्य के संचय में कठिनाई। आज हमारे पास मुद्रा है तो हमारे पास जो भी धन है हम उसको बेच करके बैंक में जमा कर देते हैं। हमें बैंक से हमारा पैसा भी सेफ रहता है और हमें ब्याज भी मिलता है। मान लीजिए मुद्रा ना ही हो, केवल वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन हो। हमारे पास हम कोई वस्तु बेचेंगे, दूसरा व्यक्ति हमें वस्तु देगा। मान लीजिए हमें गेहूं दिया है तो गेहूं की जो क्वालिटी है वो समय के साथ साथ खराब होती चली जाएगी। उसको इकट्ठा करने की भी समस्या, उसकी गुणवत्ता बनाए रखने की भी समस्या। इस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली में ये 3 कठिनाइयां आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन्स के अल्प रोजगार संतुलन को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। जहां परंपरावादी अर्थशास्त्री मानते थे कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है, केन्स ने बताया कि अर्थव्यवस्था में जो संतुलन है वो पूर्ण रोजगार से पहले भी हो सकता है, पूर्ण रोजगार के स्तर पर भी हो सकता है और पूर्ण रोजगार के बाद भी होता है। तो केन्स के अल्प रोजगार संतुलन को समझने के लिए हम इस रेखा चित्र की सहायता लेते हैं। एक्स अक्ष पर हम आय, उत्पाद और रोजगार, केन्स इन तीनों को एक समान ही मानता है। इन तीनों को हम एक्स अक्ष पर ले लेते हैं और वाई अक्ष पर जो है हम कुल मांग और कुल पूर्ति ले लेते हैं। जो कुल पूर्ति वक्र है हम यहाँ से 45 डिग्री पर लेंगे। फिर इसके बाद जो है हम ये जो है कुल पूर्ति वक्र है जो उपभोग व्यय और बचत के बराबर होता है। यही राष्ट्रीय आय होती है। मान लीजिए मांग वक्र इस प्रकार, ये कुल मांग वक्र है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार तो इस बिंदु पर है। जो अर्थव्यवस्था में OY स्तर है, आय का जो स्तर है, ये पूर्ण रोजगार स्तर है, जहां पर सभी संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो रहा है। कोई बेरोजगार नहीं है जो रोजगार करना चाहता है प्रचलित मजदूरी की दर पर। लेकिन यहाँ पर जो कुल मांग वक्र है वो ये है और ये संतुलन बिंदु है जहां पर कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर हो जाती है। अर्थव्यवस्था का जो संतुलन है
वो ई बिंदु पर है और अर्थव्यवस्था इस बिंदु पर संतुलन में है। जबकि पूर्ण रोजगार के स्तर पर जो कुल आय है, संतुलन आय है, वो होनी चाहिए OIF। लेकिन यहां पर कुल मांग कुल पूर्ति को पूर्ण रोजगार के स्तर पर जो कुल पूर्ति चाहिए उससे पहले ही काटती है। कुल मांग पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप जो कुल मांग चाहिए उससे कम है। तो ये जो है केन्स का अल्प रोजगार संतुलन है। अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति में जो कुल मांग है वो जो पूर्ण रोजगार स्तर पर जो कुल पूर्ति होनी चाहिए उससे कम है।